माउंट एटना ज्वालामुखी से धुएं के लगभग गोल छल्ले निकलते देखे गए। यह एक दुर्लभ घटना है जिसे वॉर्टेक्स रिंग वोल्केनो कहते हैं। यह रिंग तब बनते हैं जब गैस मुख्य रूप से जलवाष्प के साथ क्रेटर के गोलाकार छिद्र के माध्यम से तेजी से निकलती है। इस तरह की घटना पहली बार 1724 में इटली के एटना और वेसुवियस में देखी गई थी। माउंट एटना की बात करें तो यह भूमध्य सागर में इटली के द्वीप सिसिली के पूर्वी तट पर स्थित है और यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी और विश्व के सबसे बड़े ज्वालामुखियों में से एक है। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच ने मॉनिटरिंग परियोजना के नवीनतम आंकड़े जारी किए। इन आंकड़ों के अनुसार भारत में 2000 से लेकर वर्तमान तक 2.33 मिलियन हेक्टेयर ट्री कवर एरिया नष्ट हो चुके हैं। इस अवधि के दौरान ट्री कवर एरिया में आई कमी लगभग 6% के बराबर है। यदि हम ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच की बात करें तो यह गैर लाभकारी संगठन वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट यानी WRI की एक परियोजना है। यह उपग्रह डेटा और अन्य स्रोतों का उपयोग करके वास्तविक समय में वैश्विक वनों की निगरानी करता है तथा यह एक ओपन सोर्स वेब एप्लीकेशन है। भारत ने 14 अप्रैल को विश्व क्वांटम दिवस मनाया, जिसका उद्देश्य क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में खुद को ग्लोबल फ्रंटर रनर के रूप में स्थापित करना है। विश्व क्वांटम दिवस 65 से अधिक देशों के क्वांटम वैज्ञानिकों की एक पहल है। इसे मनाए जाने की शुरुआत 2022 में एक अंतर्राष्ट्रीय पहल के रूप में हुई थी तथा इसे जर्मन भौतिक वैज्ञानिक मैक्स प्लैंक की जयंती के रूप में मनाया जाता है। इन्होंने प्रकाश और ऊर्जा की क्वांटम प्रकृति को समझने के लिए आधार तैयार किया था। क्वांटम प्रौद्योगिकी की बात करें तो यह मुख्यतः क्वांटम मैकेनिक्स के सिद्धांतों पर आधारित है, जो परमाणुओं और कणों के व्यवहार पर प्रकाश डालता है। यह फिजिक्स और इंजीनियरिंग का एक उभरता हुआ क्षेत्र है। भारतीय सेना ने स्वदेशी मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO ने डिजाइन और डेवलप किया है। इसकी मारक क्षमता 2.5 किलोमीटर से ज्यादा की है। इस मिसाइल को कंधे पर रखकर दागा जा सकता है और इसे दिन तथा रात दोनों में ऑपरेट करने के लिए तैयार किया गया है। चलिए स्पोर्ट्स से जुड़ी कुछ खबरों पर नजर डाल लेते हैं। किर्गिस्तान के बिश्केक में चल रही एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 में भारत का अच्छा प्रदर्शन जारी है। इस चैंपियनशिप में भारत के अंजू और हर्षिता ने सिल्वर मेडल अपने नाम किए तथा मनीषा और अंतिम कुंडू ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। सर्वेश कुशारे ने कैलिफोर्निया में हाई जंप कंपटीशन जीता है। उन्होंने अजूसा पैसिफिक यूनिवर्सिटी में आयोजित ब्रायन क्ले इनविटेशनल 2024 का खिताब अपने नाम किया। ऑस्ट्रेलिया में चल रही हॉकी टेस्ट सीरीज से भारत के लिए अच्छी खबर नहीं आ रही। दरअसल 5वें मैच में भी भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा और ऑस्ट्रेलिया ने इस सीरीज को 5-0 से अपने नाम कर लिया है। वहीं भारतीय महिला टेनिस टीम बिली जीन किंग कप प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने में विफल रही। उन्हें अपने आखिरी मैच में न्यूजीलैंड की टीम से 2-1 से हार का सामना करना पड़ा। यदि हम बिली जीन किंग कप की बात करें तो डेविस कप की तरह इसे हर साल अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ द्वारा आयोजित किया जाता है। इसकी शुरुआत 1963 में की गई थी। यह महिलाओं के लिए खेल में विश्व की सबसे बड़ी वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय टीम चैंपियनशिप है। इसमें 2023 में रिकॉर्ड 132 देशों ने हिस्सा लिया था। ग्रीस की जनसंख्या पर प्रकाशित एक रिपोर्ट ने सोशल मीडिया पर चर्चाओं को जन्म दिया है। दरअसल ये रिपोर्ट ग्रीस में जनसंख्या की बड़ी गिरावट को दिखा रही है और रिपोर्ट के अनुसार ग्रीस पॉपुलेशन डिक्लाइन का अनुभव करने वाला पहला देश बनने जा रहा है। यहाँ मृत्यु की तुलना में जन्म कम हो रहे हैं। 2022 में प्रति 2 मृत्यु पर केवल 1 बच्चे का जन्म हुआ। ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोटाकिस ने इस स्थिति को टिक टिक करता टाइम बम कहा और इसे राष्ट्रीय खतरा बताया है। पॉपुलेशन डिक्लाइन, जिसे जनसंख्या ह्रास भी कहते हैं, यह समाज में रहने वाले लोगों की संख्या में अचानक और अपरिवर्तनीय कमी को दर्शाता है। अमेरिकी कंपनी एप्पल ने भारत से रिकॉर्ड $10 बिलियन के आईफोन का निर्यात किया है, जो पिछले साल की तुलना में लगभग दोगुना है। यह भारत से किसी भी कंपनी द्वारा एकल ब्रांडेड उत्पाद का अब तक का सबसे बड़ा निर्यात है तथा एप्पल ने इस उपलब्धि को उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन यानी PLI स्कीम के तहत प्राप्त किया। इस योजना को भारत में विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 2020 में शुरू किया गया था। वर्तमान में इस योजना में 14 सेक्टर्स को शामिल किया गया है। इसमें मोबाइल विनिर्माण, दवाइयां, ड्रोन और ड्रोन पार्ट आदि शामिल है। नाइजीरिया ने मेनिंजाइटिस बीमारी के खिलाफ MEN5CV नाम से वैक्सीन पेश की है। इसी के साथ नाइजीरिया इस वैक्सीन को पेश करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है।
यह वैक्सीन इस बीमारी के 5 प्रकारों से बचाव करती है और इस वैक्सीन की सिफारिश WHO द्वारा की गई है। यदि हम मेनिंजाइटिस रोग की बात करें तो यह एक गंभीर संक्रमण रोग है जो मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के आसपास सूजन का कारण बनता है। यह वायरल, बैक्टीरियल, फंगल आदि रोगजनक कारणों से हो सकता है, जिसमें बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस सबसे गंभीर है। भारत सरकार कस्तूरी कॉटन को वैश्विक ब्रांड के रूप में स्थापित करने का प्रयास कर रही है। इसके लिए वह समर्पित प्रयोगशालाएं स्थापित करने की योजना बना रही है। इससे उच्च गुणवत्ता वाले कॉटन का परीक्षण आसानी से किया जा सकेगा। इन प्रयोगशालाओं को महाराष्ट्र, तमिलनाडु, हरियाणा, पंजाब, गुजरात और कर्नाटक में स्थापित किया जाएगा और इन प्रयोगशालाओं की स्थापना भारतीय मानक ब्यूरो के साथ समन्वय करके की जाएगी, जिससे राष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों को सुनिश्चित किया जा सके। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ने सबसे व्यस्त एयरपोर्ट्स की सूची जारी की। इस सूची में दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को विश्व के 10 सबसे व्यस्त एयरपोर्ट्स में शामिल किया गया है। इस सूची में अमेरिका का अटलांटा एयरपोर्ट नंबर 1 पर रहा और टॉप 10 एयरपोर्ट में अकेले अमेरिका के 5 एयरपोर्ट शामिल हैं। आइए अब जल्दी से देखें खेल से जुड़ी हुई कुछ खबरें। भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा अपनी आक्रामक बल्लेबाजी और छक्के मारने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं और उन्होंने IPL में खेले गए मैच में ऐसा ही एक कीर्तिमान स्थापित किया। वे T20 क्रिकेट में 500 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं और T20 में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले खिलाड़ियों की सूची में 5वें स्थान पर हैं। इस सूची के शीर्ष पर क्रिस गेल का नाम आता है। इसके बाद कायरन पोलार्ड और आंद्रे रसल का स्थान आता है। IPL 2024 सीजन में टीमों की ओर से विस्फोटक बल्लेबाजी देखने को मिल रही है, जिससे टीमों का स्कोर 200 के पार जा रहा है। इन टीमों में ही एक है सनराइजर्स हैदराबाद, जिसने इस सीजन में IPL के इतिहास में दूसरा सर्वाधिक स्कोर बनाकर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। इस टीम ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ मैच में 287 रन बोर्ड पर लगा दिए, जो IPL के इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर बन गया है। और यदि ओवरऑल T20 क्रिकेट की बात करें तो यह स्कोर दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है। पहले स्थान पर नेपाल का नाम आता है। उन्होंने 2022 में मंगोलिया के खिलाफ 314 रन स्कोर बोर्ड पर लगाए थे। इंडोनेशियाई बैडमिंटन खिलाड़ी जोनाथन क्रिस्टी ने बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप जीती। उन्होंने फाइनल में चीनी खिलाड़ी ली शी फेंग को हराकर पहले एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप के खिताब को अपने नाम किया और इस चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब चीनी खिलाड़ी वांग जी यी ने जीता। यह 41वीं बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप थी जो चीन में 9 से 14 अप्रैल तक आयोजित की गई थी। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम को लागू करने वाले राज्यों में मध्य प्रदेश देश में शीर्ष स्थान पर है। मध्य प्रदेश ने अब तक प्लांटेशन या ग्रीनिंग अभ्यासों के लिए सबसे अधिक 954 हेक्टेयर स्वीकृत खराब वन भूमि की सूचना दी है। मध्य प्रदेश के बाद तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात और असम का स्थान है। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम की बात करें तो यह एक बाजार आधारित तंत्र है जिसका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में स्वैच्छिक पर्यावरणीय कार्यों को प्रोत्साहित करना है। यह कार्यक्रम व्यक्तियों, समुदायों, निजी क्षेत्र के उद्योगों और कंपनियों के लिए शुरू किया गया है। इसे जल संरक्षण और वनीकरण जैसी पर्यावरणीय गतिविधियों में हिस्सा लेने के लिए शुरू किया गया था। भारत के विदेश व्यापार महानिदेशालय यानी DGFT ने मालदीव को भेजी जाने वाली आवश्यक वस्तुओं के निर्यात पर नए प्रतिबंध लगा दिए हैं। यह प्रतिबंध बंदरगाहों पर लगाया गया है, अर्थात नए दिशा निर्देशों के अनुसार मालदीव को जाने वाली आवश्यक वस्तुओं का निर्यात अब केवल 4 बंदरगाहों के जरिए ही होगा। इसका प्रभाव निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की कीमत और शिपिंग के समय पर भी पड़ेगा। इससे पहले केंद्र सरकार ने द्विपक्षीय व्यापार के तहत 2024-25 के दौरान मालदीव को चीनी और अन्य आवश्यक वस्तुओं जैसे अंडे, आलू, प्याज, चावल, दाल और नदी की रेत के निर्यात की अनुमति दी थी। संयुक्त राष्ट्र के परमानेंट फोरम ऑन इंडिजिनस इश्यूज के 23वें सत्र की शुरुआत न्यूयॉर्क में हुई। इस सत्र में इंडिजिनस टेरिटरीज की सुरक्षा में धीमी प्रगति पर चर्चा की गई और बताया गया कि यह धीमी गति जैव विविधता के लक्ष्यों को पूरा करने में बाधा बन सकती है। इंडिजिनस टेरिटरीज पृथ्वी पर सबसे अधिक जैव विविधता वाले क्षेत्रों में से एक हैं और यह पृथ्वी के लगभग 22% भूमि क्षेत्र हैं, जो जैव विविधता क्षेत्र का लगभग 80% है। संयुक्त राष्ट्र के परमानेंट फोरम ऑन इंडिजिनस इश्यूज की बात करें तो यह आर्थिक और सामाजिक परिषद का एक उच्च स्तरीय सलाहकारी निकाय है। इसकी स्थापना 28 जुलाई 2000 को संकल्प के जरिए की गई थी। अंतरिक्ष में मलबे से बचने और उसे कम करने के लिए इसरो ने लक्ष्य निर्धारित किया। इसके लिए विज्ञान विभाग के साथ मिलकर अंतरिक्ष उद्योग में निजी और सरकारी कंपनियों के लिए शून्य मलबा अंतरिक्ष नीति को लागू किया जाएगा। इसरो के अध्यक्ष S सोमनाथ ने इसकी घोषणा 42वीं अंतरिक्ष मलबा समन्वय समिति की वार्षिक बैठक में की है।
इस नीति का लक्ष्य 2030 तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन हासिल करना है और इसे जनवरी 2025 तक लागू किया जाएगा। इसके बाद हर साल अप्रैल के महीने में प्रोग्रेस की समीक्षा की जाएगी। ममता जी सागर को साहित्य में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए विश्व साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ममता जी सागर कन्नड़ कवयित्री हैं। इसके साथ ही वे प्रसिद्ध नाटककार और एकेडमिशियन भी हैं। यह पुरस्कार विश्व लेखक संगठन द्वारा प्रदान किया जाता है। इसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले लेखकों को प्रोत्साहित करना है। डीआरडीओ द्वारा स्थापित स्पेस प्लेटफॉर्म का केरल में उद्घाटन किया गया। यहाँ स्पेस से तात्पर्य है सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म फॉर एकॉस्टिक कैरेक्टराइजेशन एंड इवैल्यूएशन। इसमें दो अलग अलग प्लेटफॉर्म शामिल हैं। एक प्लेटफॉर्म पानी की सतह पर तैरता रहेगा और दूसरा सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म जिसे विंच सिस्टम का उपयोग करके 100 मीटर तक गहराई में उतारा जा सकता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से संपूर्ण सोनार प्रणाली के मूल्यांकन के लिए किया जाएगा, जिससे सेंसर और ट्रांसड्यूसर की त्वरित तैनाती और आसानी से रिकवरी उपलब्ध होगी। इसरो ने रॉकेट इंजन प्रौद्योगिकी में बड़ी सफलता हासिल की। दरअसल इसरो ने रॉकेट इंजनों के लिए हल्के कार्बन कार्बन नोजल का विकास किया। यह रॉकेट इंजनों के थ्रस्ट स्तर, स्पेसिफिक इंपल्स और थ्रस्ट टू वेट अनुपात में सुधार लाएगा, जिससे लॉन्च वाहनों की पेलोड क्षमता को बढ़ाया जा सके। इस नोजल की मुख्य विशेषता सिलिकॉन कार्बाइड एंटी ऑक्सीडेशन कोटिंग है, जो ऑक्सीकरण कंडीशन में इसकी परिचालन सीमाओं को बढ़ाती है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला स्टेडियम में हाइब्रिड पिच स्थापित की गई। इसी के साथ यह बीसीसीआई से मान्यता प्राप्त पहला हाइब्रिड पिच वाला स्टेडियम बन गया है। इस हाइब्रिड पिच को सिस ग्रास नामक कंपनी द्वारा बनाया गया है। यह नीदरलैंड की एक कंपनी है। हाइब्रिड पिच की बात करें तो यह मैदान के अंदर की नेचुरल टर्फ के साथ कुछ प्रतिशत पॉलीमर फाइबर से मिलकर बनी होती है। हाइब्रिड पिच ज्यादा टिकाऊ, स्थिर और हाई परफॉर्मिंग होती हैं और इन पिचों पर समान उछाल भी देखने को मिलता है। एशियन कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का समापन हो गया। 6 दिवसीय चैंपियनशिप में भारत के 30 पहलवानों ने हिस्सा लिया। इसमें पुरुष पहलवानों ने 3 और महिला पहलवानों ने 6 पदक अपने नाम किए। भारत को इस चैंपियनशिप में टोटल 9 पदकों के साथ ही संतुष्ट होना पड़ा। इन मेडल्स में 4 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। विश्व लीवर दिवस हर साल 19 अप्रैल को मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व लीवर दिवस की थीम है सतर्क रहें, नियमित रूप से लीवर की जांच करवाएं और फैटी लीवर रोगों से बचें। इसका मकसद लीवर से संबंधित बीमारियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इस दिन को 2010 से यूरोपियन एसोसिएशन फॉर द स्टडी ऑफ द लीवर के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसे मनाया जाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि दुनिया भर में हर साल लगभग 20 लाख लोग लीवर की बीमारियों के कारण मरते हैं और 2030 तक इस संख्या के 35% तक बढ़ने की उम्मीद है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने इंडिजिनस लॉन्ग रेंज सबसोनिक क्रूज मिसाइल की उड़ान का सफल परीक्षण किया। इस मिसाइल ने वे पॉइंट नेविगेशन का उपयोग करके सफलतापूर्वक अपने डिजायर्ड रूट को फॉलो किया। इसके साथ ही इसने समुद्र की सतह के बहुत करीब उड़ान भरने की क्षमता का भी प्रदर्शन किया। मिसाइल के प्रदर्शन की निगरानी के लिए एकीकृत परीक्षण रेंज ने विभिन्न जगहों पर रडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग प्रणाली और टेलीमेट्री जैसे कई रेंज सेंसर लगाए थे। वाराणसी की तिरंगा बर्फी को जीआई टैग मिला है। इस बर्फी को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों का स्वीट वेपन माना जाता था। इसमें केसरिया रंग के लिए केसर, हरे रंग के लिए पिस्ता और सफेद रंग के लिए खोया व काजू का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के 5 अन्य उत्पादों को भी जीआई टैग मिला। इसमें बनारस मेटल कास्टिंग क्राफ्ट, लखीमपुर खीरी थारू कढ़ाई, बरेली केन और बांस शिल्प, बरेली जरदोजी शिल्प और पिलखुआ हैंड ब्लॉक प्रिंट टेक्सटाइल शामिल हैं। इन नए उत्पादों के साथ उत्तर प्रदेश ने भारत में सबसे अधिक जीआई टैग के स्टेटस को बरकरार रखा है। इसके बाद तमिलनाडु 58 जीआई उत्पादों के साथ दूसरे स्थान पर है। 13वां यूरोपियन गर्ल्स मैथमेटिकल ओलंपियाड 2024 जॉर्जिया में आयोजित किया गया है। चेन्नई की गणितीय संस्थान के नेतृत्व में भारत की एक टीम ने इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया और इस टीम ने मैथमेटिकल ओलंपियाड में 4 मेडल जीते, जिसमें 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। यह दूसरी बार है जब भारतीय टीम के सभी 4 सदस्यों ने पदक हासिल किए हों। इससे पहले यह उपलब्धि 2022 में हासिल की गई थी। यदि इस कंपटीशन की बात करें तो यह यूरोप का प्रमुख मैथमेटिकल कंपटीशन है जो विशेष रूप से हाई स्कूल की छात्राओं के लिए बनाया गया है। इसे 2012 में यूनाइटेड किंगडम द्वारा शुरू किया गया था। संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन की पूर्ण सदस्यता वाले प्रस्ताव पर रोक लगा दी गई।
दरअसल फिलिस्तीन ने संयुक्त राष्ट्र में पूर्ण सदस्य बनने के लिए आवेदन किया था, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका ने सुरक्षा परिषद में वीटो लगाकर इस प्रस्ताव पर रोक लगा दी। इस वोटिंग प्रक्रिया में ब्रिटेन और स्विट्जरलैंड ने भाग नहीं लिया, जबकि शेष 12 परिषद सदस्यों ने हाँ में वोट दिया। इस प्रस्ताव को पास होने के लिए कम से कम 9 सदस्यों की सहमति का होना जरूरी था। इसके अलावा 5 स्थायी परिषद सदस्यों में से कोई भी सदस्य वीटो पावर का यूज न करे। WHO ने पैथोजेंस अर्थात रोग जनकों के लिए टर्मिनोलॉजी को अपडेट किया है तथा हवा के माध्यम से संचारित होने वाले पैथोजेंस को इन्फेक्शियस रेस्पिरेटरी पार्टिकल्स अर्थात संक्रामक श्वसन कण के रूप में डिफाइन किया है। इसे अपडेट करने का मुख्य उद्देश्य मौजूदा और नए एयरबोर्न पैथोजेंस की पहचान करना और उन पर प्रतिक्रिया करने में मदद करना है। यह इसलिए भी जरूरी था क्योंकि वर्तमान में इन पैथोजेंस के ट्रांसमिशन का वर्णन करने के लिए कोई सामान्य टर्मिनोलॉजी नहीं थी।